नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, हमारे बीच में हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा जी का हमारे बीच में स्वागत है। धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यक्रम राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, मिल गए 1990 में। ये संगठनात्मक काम करते वक्त मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ूंगा या विधायक बनूंगा या मंत्री बनूंगा। बस एक जुनून था। हम सब लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से सरकार है। तो विवादित ढांचा था, उसका विध्वंस हुआ। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की जो सरकार रही, उसमें पूरे देश में निराशा का वातावरण। रोज एक नया कॉमनवेल्थ घोटाला। हमारी सेनाओं के पास हथियार नहीं है। हमेशा सेना को कमजोर करने का काम किया गया। तो सेना कमजोर थी तो उससे पूरा देश बहुत परेशान था। जिस उत्तर प्रदेश में 80 पार के नारे लग रहे थे, जिस उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी और पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ गई लोकसभा चुनाव में, और राम मंदिर भी हम नहीं जीत पाए। मतलब कि अयोध्या हम नहीं जीत पाए, सीट नहीं जीत पाए। तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ समस्या आ गई? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ये वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर अब हम आपके सामने ऐसे गेस्ट लेकर आएंगे जो आपको बहुत अच्छी और बढ़िया जानकारियाँ देंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, शासन के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। और आज इसी कड़ी में डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत में हमारे बीच में हैं भाजपा से 3 बार विधायक जो कि साहिबाबाद से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग इनके पास आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो विधायक हैं जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ऐसे सुनील शर्मा जी का हमारे बीच में स्वागत है। बहुत मंत्री जी आपका। धन्यवाद। सवालों का दौर शुरू करते हैं जी। मुझे जो जानकारी है कि आपका राजनीति का सफ़र एक वार्ड के सामान्य कार्यकर्ता से शुरू होकर एक पार्षद के चुनाव से शुरू हुआ। कभी सोचा था कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनेंगे? मेरा सफ़र मेरा ये भी नहीं था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूँगा। मैं तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता। सत्याग्रह में अयोध्या में भी जेल गए। ये संगठनात्मक काम करते वक्त मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ूंगा या विधायक बनूंगा या मंत्री बनूंगा। बस एक जुनून था। हम सब लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार से सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार देश के किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाए, जी। यही सपना था। एक बार लगा हमको 6 दिसंबर 1992 को, जब अयोध्या में बाबरी जो विवादित ढांचा था उसका विध्वंस हुआ और वहाँ भगवान राम का अस्थायी मंदिर बनाया गया। मैं उस पूरे प्रकरण में अयोध्या में था। जो कलंक था सारे हिंदू समाज के माथे पर, देश के माथे पर, एक विदेशी आक्रांता ने आकर के देश के करोड़ों लोगों के आराध्य, देश की अस्मिता, उनके एक स्थान को तोड़ करके वहाँ एक दूसरा धर्मस्थल बनाने की, मस्जिद बनाने का प्रयास बनाई, तोड़ा। तो वो एक कलंक था और पूरे हिंदू समाज का अपमान था। वो उस दिन दूर हुआ तो एक संतुष्टि हुई थी। मगर इस बार संतुष्टि नहीं हुई होगी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की जो सरकार रही, उसमें पूरे देश में निराशा का वातावरण है। पूरा देश हताश निराश था। हम इतने कमज़ोर हो गए थे कि मुझे ध्यान है कि बांग्लादेश में हमारे 11 सैनिकों के सर काट के और उनके धड़ बांग्लादेश के लोगों ने भेज दिए जी। और हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि हम इसकी निंदा करते। मनमोहन सिंह ने। पूरा देश आतंकवाद और नक्सलवाद से बिल्कुल पीड़ित था और उसमें कभी तेल घोटाला,
कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रोज एक नया घोटाला आ रहा था। तो एक पूरे देश में एक बड़ा हताशा का वातावरण बन गया कि साहब हम तो बहुत सरकार को कोई चिंता नागरिकों की नहीं है, उन्हें केवल अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए धन अर्जित कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के पास हथियार नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, हमारी सेनाओं पर राइफल अच्छी नहीं है, हमारे पे हथियार अच्छे नहीं है। हमारी समझ में एक बात नहीं आई कि कांग्रेस ने सदैव सेना को कमज़ोर क्यों किया। इंदिरा गांधी के जाने के बाद विमान नहीं खरीदे गए, और अगर मोदी जी ने खरीदे तो उनको विवादित करके प्रयास करा कि ना खरीदे जाए। तो सेना कमज़ोर थी, तो उससे पूरा देश बहुत परेशान था। पूरे देश को लगा कि कैसे इस व्यवस्था से, तब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को आशा की किरण एक नज़र आई नरेंद्र मोदी जी कि वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतना मजबूत व्यक्ति है कि वो देश को संभाल सकता है जी। सही मायनों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को संभाला और संभाल करके मजबूत किया, हर तरीके से मजबूत किया। आर्थिक रूप से मजबूत किया, सामरिक रूप से मजबूत किया, जो हथियार हमको चाहिए वो सब खरीदे। राफेल चाहिए, राफेल खरीदा। अपने यहाँ तेजस जैसा विमान बनाया जिसे दुनिया मांग रही। हमारे यहाँ एक से एक एडवांस मिसाइलें बनाई गई, ब्रह्मोस हमारी दुनिया में बिक रही है। जी जी। तो देश को भरोसा दिया कि अब हम सुरक्षित हैं, ये देश को भरोसा। आर्थिक रूप से भी मजबूत की, और आप देख रहे हैं कि मंदिर, राम मंदिर बनी गया है काशी में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, और देश का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो त्रिपुंड लगा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके हर हर महादेव करता है, और जब भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत लेट करके नमन करते हैं, ऐसे देश के पहले प्रधान। तो इस देश के बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं का सम्मान है। बहुत ही अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया। आपने बताया कि किस तरह से एक संघर्ष चालू हुआ और उसके बाद एक राम मंदिर की स्थापना हुई। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 80 पार के नारे लग रहे थे, जिस उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ गई लोकसभा चुनाव में। अयोध्या हम नहीं जीत पाए, सीट नहीं जीत पाए, तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ समस्या आ गई? देखिएगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो ऐसा तो आदिकाल से होता है। माता का, सीता का हरण भी छल से कर लिया गया था। किया गया था, नहीं किया गया था? हाँ, छल से पहले किया गया। स्वर्णमर्ग बन करके आया, फिर वो संत बन करके आया और माता का अपहरण कर लिया। तो त्रेता युग से जो छल कपट की विद्या चल रही है, मायावी विद्या चल रही है। विपक्ष ने छल किया इस देश की जनता के साथ। क्या छल किया कि हम सब 1 लाख रुपए खटाखट 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 खातों में ट्रांसफ़र करेंगे, महिलाओं से फार्म भरवाएंगे। अब वो महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हैं कि हमें चेक दो। अब चेक कौन दे? तो ये भ्रम फैलाया। मेरा कहना है राहुल गांधी को कि उन्होंने चुनाव में वायदा किया था कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और भी कुछ राज्यों में हो सकती है। उन्हें शुरुआत करनी चाहिए कि इन राज्यों में महिलाओं को 1-1 लाख रुपए महीना दें। नहीं, चुनावों में तो वादे होते रहते हैं। नहीं, वादे नहीं, हमने जो वायदा किया है आज तक। लोकसभा चुनाव का वादा था। हाँ, लोकसभा चुनाव नहीं, लोकसभा में तो उनकी सरकार आनी नहीं थी, उन्हें पता था जी। वो छल करके जनता का वोट चोरी करना चाह रहे थे, किया, कर भी लिया। लेकिन मैं कहता हूँ जहां उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं देते भाई? आपको भी तो पता था कि 400 प्लस सीटें आ रही हैं, आपको ये अंदाजा था कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे? नहीं था, ये नहीं था। और जनता आज जिन्होंने वोट भी दे दिया वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जिन महिलाओं ने वोट दे दिया वो ठगा महसूस कर रही है, कब कहाँ गए हमारे 1 लाख रुपए। भ्रम फैलाया कि सब संविधान बदल देंगे। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के कहते हैं जय संविधान, तो मुझको दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा ढोंग और सबसे बड़ी संविधान को गाली लगता है। राहुल गांधी को चाहिए संसद में खड़ा होकर के कहे कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि 1975 में संविधान की हत्या की थी कांग्रेस ने और कहाँ आपातकाल लगाया था, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगती है। अगर उसमें हिम्मत है तो खड़ा होकर के संसद में कहे ना। संविधान पर सदैव हमला कांग्रेस ने किया, आपातकाल लगाया नहीं लगाया, किस तरह का था लोकतंत्र, संविधान नाम था कहीं। आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। किस संविधान में लिखा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है? इसी सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा था, यूपीए के ने, मनमोहन सिंह ने। तब संविधान का अपमान नहीं कर रहे थे? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये संविधान में लिखा है जी। और इन्होंने धर्म के नाम पर कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया। ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये ढोंगी, पागंडी और कपटी भाषा है जो ये बोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मेरी बात पूरी ने हो गई। आरक्षण देने की भी बात कही थी, जो इस टाइम पे जिनके साथ आपने गठबंधन से अपनी सरकार बनाई है, उस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने विधानसभा में क्या कहा? हमारा तो स्पष्ट कहना, हमने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंचों से कहा धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। कहा नहीं, तो उसमें तो कोई संशय नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान में व्यवस्था ही नहीं है। तो जो लोग संविधान की बात करते हैं वही संविधान पर अतिक्रमण करते हैं, वही संविधान का अपमान करते हैं। उन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म कर दे। किसी ने तो कही होगी बात। किसी ने नहीं कही, कोई इसी का बयान ला दीजिएगा। संविधान बदल देंगे। संविधान तो 100 से अधिक बार बदला गया। तो इस बात को प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया बीजेपी? संविधान में आज तक कितने संशोधन हुए हैं? सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासन में हुए, नहीं हुए जी। अगर हम ये कहते हैं कि काशी हिंदुओं को मिलनी चाहिए, मथुरा हिंदुओं को मिलनी चाहिए, तो संविधान बहुमत की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी? बिल्कुल। अगर हमको आरक्षण खत्म करना होता, मोदी जी को आरक्षण खत्म करना होता, तो पिछले 10 साल से हम 400 के आसपास ही हैं। तो वो इस बात को बोलते रहे, तो आप लोगों ने इस बात को प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? ये हम कहाँ चूक हो गई आपसे? नहीं, हमसे चूक नहीं, उन्होंने छल किया, उन्होंने छल कपट किया, मायावी जाल फैलाया। और ये ज्यादा दिन चल, फिर भी हमारी सरकार तो बनी ना। अच्छा, कहीं जनता ने हमको चुना ना। कहीं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए ना। बिल्कुल, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और बहुत मजबूती से बने हैं। और मगर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि चलो विपक्ष छल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी कोई मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी बातें देखिएगा। ये बात ठीक है कि हमारे देश की 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या, और इतनी जनसंख्या पूरे दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसका 1/6 के आसपास है। मुझे गलत ध्यान ना हो सकता है 1/6 से भी ज़्यादा। और भूभाग हमारा कितना है? सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश हमारा बनता जा रहा। उसके बावजूद भी सरकार आने के बाद 14 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल करके लाए। भारत सरकार के शासन में 2014 से 2024 के बीच 14 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा को पार करके ऊपर आए जी। तो ये बिना रोजगार के आगे नहीं, इतना तो सरकार करेगी भी। नहीं, सरकार करने की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि उनके जो आय के साधन हैं जी, जो उनके आय के स्रोत हैं वो बढ़ करके इतने हो गए हैं, उनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया। तो 14 करोड़ परिवार अगर गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं तो उन्हें रोजगार मिला होगा ना। इस डिजिटल में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, देश में भी पा रहे हैं, विदेश में भी पा रहे हैं। आजकल संसद में एक मुद्दा बहुत गूंज रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने पूरे सांसदों के साथ जो अग्निवीर आपकी योजना जो आपकी सरकार लाई है उसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना को कमज़ोर करना चाहती है। उसका चाइना की जो पार्टी है वहाँ सरकार आर्मी जो है वो देश की नहीं है। चाइना की जो आर्मी है वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है जी, है ना। उससे MOU है, इन्होंने किया, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने क्या किया है उसे सार्वजनिक तो करें। क्या उसका ये हिस्सा है कि हम अपने देश की, भारत की सेनाओं को कमज़ोर करके रखेंगे? आखिरकार कांग्रेस ही हर बार
सेना का विरोध क्यों करती है? इस बारे में आप बताइए। नहीं, क्यों करती है? मैं कहता हूँ वो देश की सेना को कमजोर करके रखना चाहती है। वजह क्या है? सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो कह रहे सबूत दो, सेना ने एयर स्ट्राइक करी तो कह रहे सबूत दो, अग्निवीर शहीद हो गया, सरकार 1,65,00,000 रुपए उसको दे रही है, 98 लाख रुपए उसके घर पहुंच चुके हैं, ये कह रहे नहीं मिल रहा। ये तो बात उस व्यक्ति ने कही जो शहीद का पिता है, वो तो ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड, और हम कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है कि उसके खाते में पहुंच गए, 98 लाख पहुंच गए हैं और कुल मिला करके 1,65,00,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। तो ऐसी बात क्यों? इसमें गलती क्या हुई है? ऐसी क्यों बात कही उसने? इसमें गलती क्या हुई है? गलती कहो या हमारी संस्कार कहो, कि अच्छा नहीं लगता। अंत चेक जाके उसके पिताजी को दे करके फोटो खिंचवा करके मीडिया को दिखाना चाहिए था। ये हमसे चूक हुई है। मार्केटिंग नहीं कर पाए। करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता इसको, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां झूठ बोल बोल करके जो देश की जनता को, अग्निवीर पर देश की जनता को गुमराह किया गया है जी। एक अग्निवीर मर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब 1,65,00,000 रुपए का एक व्यक्ति को मिल रहे हैं ना जी जी, तो मेरे ख्याल से सेना के जवान को भी इससे ज्यादा नहीं मिलते होंगे। देखिएगा, विपक्ष के लोग हायर किए हैं कोचिंग सेंटर्स के मालिक ने। अच्छा, ये सब इनको पैसा मिला है। एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कोचिंग चलाता था सेना में भर्ती का, उनकी सबकी दुकान बंद हो गई। अब लोग अग्निवीर बन गए, तो वो 3 साल वहां पैसा दे रहा था, यहाँ उसे 5 साल पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हम तो एक है, तुम इसे नौकरी मानो ही मत, तुम इसे ट्रेनिंग ही मान लो। और सेना की भर्ती तो अभी भी खुली है, सेना में भर्ती थोड़ी बंद होगी। तो ट्रेनिंग ही खुलवा देते, नौकरी क्यों? नहीं, नो, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तनख्वाह दे रहे हैं। हम नहीं, मैं नहीं, हम मतलब भारत, मेरा देश, मेरे देश की सेना, मेरे देश की सरकार वेतन दे रही है और उसको ट्रेंड कर रही है। वो एक सैनिक ट्रेंड होगा। अब जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके पास सारे ऑप्शन खुले। वो जाना चाहे सेना में तो सेना का टेस्ट दे जी, उसमें उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जी। वो जाना चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जी, वहाँ का एग्जाम दे, वहाँ उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और वो चाहे कि मैं तो अपने घर का काम करूँगा, जी जी, मैं अपने घर का काम करूँगा, तो उसको जिस दिन वो 5 साल पूरे करके गया 25 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। नहीं, पीछे कुछ इस तरीके के किसान अधिग्रहण बिल भी आया था, कुछ तरीके बाद में सरकार ने उसमें किया। तो आप ये मानते हैं कि मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं? अग्निवीर योजना में भी जैसे पहले अच्छा, किसी एक भी अग्निवीर के पिताजी ने कहा कि ये योजना बदली जानी चाहिए? किसी अग्निवीर परिवार ने मांग की? अग्निवीर योजना को लेकर आपने अपना जो है, देखिएगा, अग्निवीर, मेरी अग्निवीर योजना, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले ये देश के सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि उसने संसद में खड़े होकर के झूठ बोला, देश की जनता को गुमराह किया कि अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। यदि भगवान ना करे कोई भी शहीद हो और ये घटना हो गई, और घटना हो गई तो देश के सामने स्पष्ट होगा कि जो इलेक्शन में इन्होंने बोला था वो भी झूठ था, और पार्लियामेंट में जो खड़े होकर के बोल रहे हैं वो भी झूठ है। ये झूठ बोलने वाले झूठे व्यक्ति हैं, हमेशा झूठा दुष्प्रचार करके लोगों का वोट छलते हैं। सरकार की नीयत, मोदी जी की नीयत बहुत पवित्र है, साफ है। वो इस देश के 144 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के काम कर रहे हैं। अग्निवीर अगर कोई शहीद होगा तो उसको 1,65,00,000 रुपए की राशि विभिन्न मदों से उसको मिल रही है और मिलेगी। दूसरा नुकसान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बताया जाता है, आपको हुआ? मानते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इस बार आपके लिए परेशानी का कारण बना चुनाव? देखिएगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबसे साफ सुथरी, क्या चुनाव में पैसा खर्च नहीं होता कि नहीं होता? आप बताओ, 70 साल से देश में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल होता है, चुनाव में होता, पैसा खर्च होता वो है। पैसा कहाँ से आता था? वो नंबर 2 से आता था कि नहीं आता? तो चुन है, जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सभी को आता होगा। सभी को आता होगा। नंबर 2 से आता था ना, नंबर 1 से तो कितना आ रहा था? सरकार ने कहा भाई नंबर 2 में नहीं, चंदा नंबर 1 में लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लीजिएगा और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा बैंक से पैसा मगर विपक्ष का आरोप चंदा दो धंधा लो, उसके बारे में क्या कहना है? विपक्ष ने नहीं लिया। अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोड और हमारे सांसदों की संख्या, हमारी सरकारों की संख्या के अनुपात से देखा जाए तो कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से हमसे ज़्यादा चंदा लिया है। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि आप भाजपा के पुराने और जुझारू कार्यकर्ता भी हैं, तो
विपक्ष वाले मुद्दे पर तो आप बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक खुद को घिरने भी नहीं देंगे। अब मैं यूपी की सियासत की ओर आपको लेकर आता हूँ और बात करते हैं जो यूपी के अंदर जो सीटें घटी हैं लोकसभा चुनाव में, वो नेतृत्व की कमी है या कहीं ना कहीं कुछ लोकप्रियता में किसी की कमी आई है? देखिएगा, ना तो लोकप्रियता में कमी आई और नेतृत्व हमारा बहुत मजबूत, सशक्त, ईमानदार, राष्ट्र को समर्पित है। कहीं कोई कमी नहीं आई। मैंने अभी बताया आपको, मैं प्रदेश नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया, ये तो देश की भोली भाली जनता है। किसने छला है? विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल करके, अग्निवीर पर झूठ बोला, आरक्षण पर झूठ बोला, संविधान पर झूठ बोला, समझिए जी, 1 लाख रुपए खटाखट का झूठ बोला। तो ये झूठ बोल बोल करके लोगों को ठग लिया। ठग हैं ये लोग। देखिए, विपक्ष को आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, उन्हें नहीं, ठग बता ये अच्छा, इसको क्या कहेंगे आप? ये जनादेश नहीं है क्या? जो क्या? उन्हें मिला है उनको भी तो जनता ने वो ठगा गया, जनादेश को ठगा गया। और अगर नहीं ठगा गया तो राहुल गांधी अपने राज्यों में 1 लाख रुपए फटाफट 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 महिलाओं को दिलवाने शुरू करें। बात आपके जो आप डिमांड कर रहे हैं ये राहुल गांधी जी तक भी पहुंचेगी कि वो जो उनके कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है, हाँ, कि वहां पर वो 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डलवाने शुरू फटाफट फटाफट फटाफट। अब आते हैं आपके मंत्रालय पर जी। अब आपका मंत्रालय, आप आईटी के मिनिस्टर हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं जो खटाखट जो युवाओं को रोजगार दे सके, जो आपका विभाग? देखिएगा, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और हम चाहते हैं देश के अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, कंपनियां लगाएं। अब स्टार्टअप नीति हमारी है, हमारे विभाग, उसके अंतर्गत हम जमीन के लिए भी, काम करने के लिए भी हम पैसा भी देते, उपादान देते हैं कि वो कुछ पैसा वो लगाए, कुछ हम देंगे, आप करिएगा। प्रोत्साहन राशि हम देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देते हैं, छोटी को भी देते हैं। अभी हमने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की है, जो सेमीकंडक्टर के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई 1000 करोड़ के होते हैं जी। उसमें भी हम पैसा भी देंगे, जमीन भी देंगे, बिजली भी सस्ती देंगे। अभी हम बहुत जल्दी एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि आईटी को उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो जब ये उद्योग का दर्जा मिलेगा आईटी को, तो उसमें लैंड में भी सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा डिजिटल हो चुकी है सारे। हाँ, सभी विधानसभाएं यूपी अच्छा, यूपी में सारे ऑफिस को हम डिजिटल करने जा रहे हैं, ई ऑफिस कर रहे हैं जी। मतलब कि हमारे मंत्री जी जो हैं टैबलेट पर, हाँ, सारी फाइल टैबलेट पर, आदेश, दिशा। अब हमारे ऑफिस में कोई फाइल नहीं आती है। ओके। हमें पेन, अभी सिर्फ आप ही के ऑफिस में पेन रखने नहीं, ज्यादातर में। अच्छा। अब जिलों में भी हम करने जा रहे हैं, कुछ जिले हमने कर दिए हैं ई ऑफिस व्यवस्था का। पेन रखते जरूर है, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने अभी आपसे चर्चा की, मैंने देखा कि आपने विरोध का जो पूरा प्रसाद है वो राहुल गांधी को बांट दिया। अखिलेश यादव जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है उत्तर प्रदेश चुनाव में, आपने उनको लेकर, दोनों एक ही है, एक ही गठबंधन है, एक दूसरे के साथ हैं, दोनों अलग नहीं है। ये लोकसभा चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है 2027 कुछ भी नहीं के लिए? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये काठ की हांडी जो इन्होंने चढ़ाई है अब नहीं चढ़ेगी। अभी दिख तो गया ना, वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी चेक लेने के लिए। क्यों, अब छलावा खत्म हो गया क्या? पता चल गया लोगों को, झूठ बोल रहे थे। सरकार केंद्र में भी आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है जी, और कहते हैं कि चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा असर दिखाती है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा क्या चुनाव में? आपको लगता नहीं है क्या? देखिएगा, हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म किया। संगठित अपराधी भग गए हैं या मर गए हैं या जेल में चले गए, 3 ही तो काम है। आज हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। लोग उत्तर प्रदेश में आकर के उद्योग लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये लोग देख रहे हैं ना। चलिए, लोग देख रहे हैं और लोग जो देखते हैं वो वोट के माध्यम से सामने भी ले आते हैं। आप आईटी के मिनिस्टर हैं। आईटी की जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो एक क्रीम है और वो आईटी का कोर्स करने के बाद अधिकतर विदेशों की ओर निकल जाता है या आसपास के राज्य जहाँ पर एक माहौल है वहाँ की ओर निकल जाता है। यूपी में उसे रोकने की क्या योजना है? और यूपी में आप बता रहे हैं कि आईटी को एक उद्योग के रूप में स्टैब्लिश करेंगे, तो देखिएगा, जब हम यहाँ रोजगार के साधन हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है तो वो रुकेंगे, यहाँ काम करेंगे। हम यहाँ फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, तो अब तो यहाँ फिल्म जो
कलाकार हैं वो भी हमारे प्रदेश में रहेंगे। एक हमने कहानी सुनी थी कि भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। मैं आपके सामने हाथरस के कांड को लाना चाहूँगा। जी हाथरस में जो हुआ, जी वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई बाबा बैठे थे, कहीं ना कहीं धर्म का ही प्रचार कर रहे होंगे। तो ये जो इतनी बड़ी घटना हो गई, लगभग 150 लोगों की उसमें जान चली गई, खास तौर पर उसमें महिलाएं और बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो चीज़ें हो रही हैं, आप इसे कितना ठीक मानते हैं? इस तरीके के प्रवचन, इस तरीके देखिएगा, के मैं प्रवचन, सत्संग ये अच्छी चीज़ें होने चाहिए, इनसे सत्मार्ग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। जी सत्संग से लोगों को विवेक होता जी 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 है। इस सत्संग के मैं खिलाफ नहीं हूँ, सत्संग होने चाहिए, लेकिन सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जी लेकिन भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो चमत्कार नहीं करते, वो मानवीय लीला करते इस सत्संग को आप किस तरीके से ले हैं। रहे हैं? मैं जो आप कहना बाबा को किसी सजा की कहीं ना कहीं क्या मैं जो कहना सरकारी चूक भी है इसमें? मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा कहना यह है कि आज के समय में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान के रूप में परिलक्षित करने लगे। ऐसा जो भी व्यक्ति हो उसका त्याग होना चाहिए। और ये जो इतने सारे लोग मरे हैं, ये जो लोग मरे हैं, इसका दोषी कौन है? इसमें सरकारी व्यवस्था जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये कहूँगा सबसे ये दुर्घटना जो है बहुत खेदजनक है, बहुत दर्दनाक है, और इसके प्रति सबकी संवेदना है, इसके प्रति सबकी संवेदना है। लेकिन इसकी जांच कर रहे आयोग बैठा दिया गया है। जी जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कौन है ये मैं नहीं कह सकता, ये जांच आयोग बताएगा किसका दोष है। ये जो पुलिस जांच कर रही है वो बताएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी दोषी होगा ये योगी जी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। देश से प्रदेश और प्रदेश से हम थोड़ा सा अपने ज़िले में आ जाएं और ज़िले से थोड़ा सा आसपास आ जाएं जहाँ हम हैं, आइए है ना? क्योंकि यहाँ की चर्चा किए बगैर आनंद भी नहीं आएगा, करंट क्राइम पूरा नहीं होगा। क्राइम पूरा नहीं होगा। क्या आप लोगों की, मैं सभी अपने माननीय विधायकों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि अब आप कैबिनेट मंत्री हैं, अतुल जी अब सांसद बन गए हैं, बाकी क्या अपने जो हमारे पूर्व सांसद हैं जनरल वीके सिंह जी से बनी नहीं? क्यों नहीं बनी? जनरल वीके सिंह हमारे सांसद थे। जब तक वो सांसद थे हम उनको एक सांसद के रूप में पूरा प्रोटोकॉल हमारी तरफ से दिया जाता था। एक भी घटनाक्रम को ये नहीं बता सकता कि हमने कहीं किसी के प्रोटोकॉल को उल्लंघन किया हो। रही बात विचारों की, विचार अपने अपने, उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार। हम पार्टी के लिए, इस पार्टी को हमने जब काम शुरू किया तो हमने सोचा नहीं था कि हम सरकार में आ भी सकते हैं जी, और हम विधायक बन भी सकते हैं, तो सोचा ही नहीं था। कहाँ हमने काम विचारों के लिए किया। हमारी भावनाएं थी कि बीजेपी ही इस देश में तुष्टीकरण को खत्म कर सकती। नहीं, मैं आप मेरे को सुन कहीं लो और ले ना, जा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वही आला रहा हूँ। हाँ, तो हम विचार से भाजपा के, और भाजपा से इतर हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। हो सकता बहुत सारे लोग तो भाजपा में तब आए हों जब भाजपा चरम पे थी, जी, क्योंकि उन्हें भाजपा के अलावा कहीं दूसरी जगह तो कुछ मिलने वाला नहीं था, यही मिलना था। लेकिन हम तो बीजेपी में जब से हैं, जब हमने ये सोचा था कि यहाँ कभी कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जब भी इस देश का भला करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश से बीजेपी के अतिरिक्त कोई खत्म नहीं कर सकता। हम कल भी उसी रास्ते पर थे, आज भी उसी रास्ते पर। आप संकल्पबद्ध और कटिबद्ध थे जनरल साहब का टिकट कटवाने के लिए सब? नहीं, हमारी क्षमता पार्षद का टिकट कटवाने की नहीं है। आप तो वो तो सांसद हैं, हमसे बड़े नेता, ये तो पार्टी का निर्णय है। अतुल जी का लोकसभा का टिकट जब हुआ तो आपके मन में क्या फीलिंग आई थी? मैं तो फील गुड में था, मंत्री बना था तभी। नहीं, मंत्री होने का फील गुड था या अतुल जी के लोकसभा का टिकट होने के लिए फील गुड था? दो चीजें एक साथ बड़ी जल्दी जल्दी हो गई। नहीं, अतुल जी हमारे साथ ही हैं। देखिएगा, अतुल जी के परिवार से हमारा नाता पुराना है। जब अतुल जी राजनीति में नहीं थे, मतलब सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वैसे तो उनका परिवार है, हमेशा से रहे हैं जी, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, अपना कॉलेज चला रहे थे, तो उनके पिताजी यहाँ जनसंघ के फाउंडरों में से रहे और उनके साथ हमने काम किया। जब वो महापौर थे तो मैं महानगर अध्यक्ष था जी। तो उनके परिवार से हमारा सदैव का संबंध रहा। उन्हें टिकट मिला तो अच्छा तो लगेगा ही। तो उस वक्त एक शहर में लोगों ने माहौल बनाया था कि साहब वैश्य समाज का एकमात्र कैंडिडेट सुरेश बंसल है, और ले तो दिनेश चंद्र गर्ग उस वक्त मजबूती से मेरे साथ खड़े हुए थे। अतुल गर्ग ने भी काम किया था खूब अच्छा, खूब मेहनत करी थी चुनाव में। तो
अगर उनको टिकट मिलता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है, पार्टी के विधायक हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और किसी दूसरे को मिलता तो भी ऐसी फीलिंग अब पहले से अच्छा रहेगा। हम तो हर दिन वह अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब पहले से अच्छा रहेगा। पता है ना, हमारी पार्टी का नेतृत्व और हम सब लोग का सदैव प्रयास रहता है कि हर अगला दिन पहले से अच्छा हो। अच्छा, एक बात अक्सर सामने आती है, चाहे आप प्रभारी मंत्री आए या कार्यकर्ता भी आपके पास आए, कि पुलिस नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता। अक्सर कार्यकर्ताओं के मुख से ये शब्द सुनाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमारे जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं? ऐसी क्या बात है जो अक्सर सामने आती हैं? विधायिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है जी। एक दूसरे के काम में कम से कम हस्तक्षेप होना। चलिए, ये भी बात है। अब आप साहिबाबाद के माननीय विधायक भी हैं। जनता ने आपको लगातार दूसरी बार साहिबाबाद से चुना है। आप तीसरी बार विधायक हैं, फिर मंत्री हैं। बहुत टाइम से एक सरकारी अस्पताल और खोड़ा की जल समस्या, कम समय में, कम शब्दों में बता दें कब हल हो जाएगी, कोई भी नहीं कर पा रहा है। खोड़ा की जल समस्या हमने हल कर ली है। नंबर 1, वाटर सप्लाई हमको मिलेगी। जो नोएडा के हिस्से का पानी जाता है, नोएडा को जो पानी का कोटा है, उसके कोटे में से 50 mld पानी खोड़ा को दिया जाएगा। पहले नोएडा इस बात पर तैयार नहीं, लेकिन जब शासन ने दबाव बनाया तो नोएडा के CEO ने सहमति दी कि हम 50 mld पानी दे दें, तो पानी की समस्या हमारी हल होगी। तो जमीन भी हम पे नहीं है, पानी आ भी जाओ, कहीं टंकी खड़ी करने की जगह नहीं है ना खोड़ा में जी। हमने नोएडा से जमीन पैसे देके खरीदी। 22 करोड़ रुपए हमने नगर पालिका से जमीन ले ली। 253 करोड़ रुपए अमृत 2 योजना के अंतर्गत 253 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने स्वीकृत कर दिया। किसने? हाई पावर कमेटी ने जी। अब इतना काम हमारा होगा। अब काम बचा क्या है कि वो 253 करोड़ रुपए का बजट मंत्रिमंडल से पास होकर, बजट पास होकर के पैसा मिल जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा सरकारी अस्पताल देखेगा, सरकारी अस्पताल खोड़ा में तो हम बना ही रहे। साहिबाबाद को मिलेगा, तैयार है, जमीन नहीं है। 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट स्वीकृत है। मैं कागज लिए, CMO घूम रहा है मेरे साथ, हम जमीन ढूंढ रहे हैं। जो जमीन हमको मिली थी प्राइवेट अस्पतालों को, जो जमीन हमने 5800 मीटर लेने की प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए है। नहीं, देखिएगा सरकार की जमीन कौन सी है? सरकार की जमीन है LMC नहीं, सरकार की जमीन है LMC। अगर आवास विकास की जमीन है तो परिषद की जमीन है, सरकार की जी नहीं है। परिषद ने पैसे दे के खरीदी है जी। अगर GDA की जमीन है तो GDA की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं है। सरकार को अगर कैलाश मानसरोवर भवन बनाना था तो GDA से जमीन खरीद के बनाया, आपको जानकारी में होगा। तो आवास विकास से खरीद लो ना। खोड़ा के जो जल प्लांट है उसे भी तो स्थापित करने के लिए ली है ना जमीन आपने। तो खोड़ा नगर पालिका ने खरीदी है, 22 करोड़ रुपए नगर पालिका ने दिए। तो सरकार के लिए कौन खरीदेगा? मतलब कि जनता के लिए कौन खरीदेगा? हम प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ जमीन उसको बताई है कि भाई इनकी जरा मालिकाना हक ढूंढो। उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इस कार्यकाल के अंदर अस्पताल का देखिएगा, जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो हॉस्पिटल पे मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर साहिबाबाद विधानसभा में चल रहे हैं। कितने? 53। पहले 23 नगरीय स्वास्थ्य केंद्र थे, अब हमने 30 हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलवा दिए। 25 लाख की आबादी में बहुत है। सुन लो ना, कहीं भी नहीं है ये, बहुत है। जो दिल्ली वाला फिल्टर है ना, मोहल्ला क्लिनिक, जितनी बड़ी आपकी विधानसभा की आबादी सुन तो लो ना, पूरी बात तो सुन लीजिएगा। एक भी वार्ड नहीं बचा है जहां हमारा हेल्थ वेलनेस सेंटर ना हो जी। उम्मीद कर लें आपके इस वाले कार्यकाल में 2027 को प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी जगह नहीं है कि केवल पॉलिटिकली वो लोगों ने कुछ ने बनाया जी। मैंने पूछा जितने लोग, आपका तो चुनाव और उन लोगों से पूछो ना सवाल, जो नक्शा लेके खड़े थे, हॉस्पिटल को जगह मिल गई, उनसे किसी ने नहीं पूछा। वो भी आपकी पार्टी के लोग थे। अरे उनसे पूछते ना, आप पार्टी का एजेंडा थोड़ी था। आपने पूछा उनसे? नहीं, वो पूछते जो उसे छाप रहे थे। अब आप जो वहां लिए खड़े थे नक्शा एक जमीन पर, क्या हुआ? केवल उसको इशू बनाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वे जो 5 आदमी खड़े थे उनसे पूछा जा कि उनमें से आज तक कौन सा किसी PHC में गया? कौन 5 आदमी थे वो? समझिए, कौन 5 जो थे वो अखबारों में छपे नाम, उनमें से उनसे पूछा जा कि क्या आज तक किसी एक भी नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर आप गए?
क्या आपने सरकारी अस्पताल में जाकर कभी इंजेक्शन लगवाया? सरकारी अस्पताल की मांग वो लोग कर रहे हैं जिनको सरकारी अस्पताल की जरूरत नहीं। होने के बाद भी जाते नहीं है। चलिए फिर भी जायज मांग तो है, हैं? मांग तो जायज। मैं नाजायज कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मांग उन लोगों ने करी जो उनके घर के बराबर में भी सरकारी अस्पताल है। मैंने पूछा, मगर तुम्हारे घर की बराबर में PHC बताओ क्या पर गए? नहीं जी, जब वैक्सीन लगनी थी तब गए। अतुल जी सांसद हो गए, शहर की सीट खाली हो गई, उपचुनाव आने वाला है, जी। कौन सा ऐसा चेहरा हो जो इस सीट की भरपाई करे, और कौन आपकी भारतीय नजर में जनता मजबूत हो पार्टी सकता है? का हर कार्यकर्ता, जी हर चेहरा इतना मजबूत है कि उस सीट की भरपाई करे। मुझे इस विधानसभा में जिम्मेदारी भी दी है संगठन ने। हाँ, आपको जिम्मेदारी भी है इसमें। संगठन ने दी है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, वो भारी मतों के अंतर से चुनाव जीते। आपकी जिम्मेदारी ये किसी पर भारी तो नहीं पड़ सकती? नहीं, मेरा काम चुनाव लड़ाने का जी। क्या OSD बनकर तो नहीं होगे, ऑपरेशन और स्पेशल ड्यूटीज ना विधानसभा ना में ना ये ना ना कह के लिए या मिली है? नहीं, हमें तो मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा कि भाई आप कोई ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमें भी हुआ। जी। फिर अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुला करके कहा। नहीं, जैसे एक बात मोटी मोटी आती है कि लोकसभा का टिकट ठाकुर समाज को जाता था, बड़ा उसका विरोध भी दिखाई दिया, तो क्या कुछ ऐसा है कि ठाकुर समाज को देखिएगा लेकर कुछ इसमें कमियां मिल जानी मैं चाहिए? एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने कभी जाति की राजनीति करी ना, जाति के आधार पर कोई दावेदारी करी। जहाँ तक ठाकुर समाज का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड समाज, अगर कहीं नाराज भी था तो वोट डालने नहीं गया और दूसरे को नहीं दी। ये तो आप मानेंगे? जी जी जी। अगर दूसरे को देते तो अतुल गर्ग 17,000 से ना हारते, 14,000 से तो जनरल VK सिंह भी हारे थे वहां से। मात्र 3,000 वोट का अंतर हुआ ना VK सिंह की और उनकी पराजय में। और वो 3,000 वोट का अंतर इसलिए बढ़ा कि बसपा का वोट उधर चला गया। लगभग 72 सीट भाजपा के पास रही होंगी, 80 सीट में से 72 में से 13 टिकट राजपूत समाज को दिए गए। कितने? फिर भी हाँ 13 दिए गए। 13। फिर भी नाराजगी। मैं कहा नाराज होते तो फिर जब अतुल गर्ग को वोट कहाँ से मिलती? धौलाना विधानसभा को एक आ जाता है राजपूत बहुल। जी जी जी। सर्वाधिक राजपूतों के गांव उसी विधानसभा में है। वहां अतुल गर्ग मात्र 17,000 वोट से पीछे रहे। जनरल VK सिंह राजपूत थे। जी जी। बड़ा नाम था, जनरल थे भाई। वजन दे के बोला आपने। और लहर थी। वजन दे के बोला आपने। हाँ, बड़ा नाम था। क्या जनरल VK सिंह का नाम छोटा नाम है? नहीं नहीं, बड़ा आपने वजन दे के बोला, मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ बड़ा नाम है जी। वो जनरल रहे भारत। और 2019 में भी वो एक भारी भरकम व्यक्तित्व था, मंत्री थे जी। और राजपूत थे। वो भी 14,000 से वहां पीछे रह गए और अतुल गर्ग रहा 17,000 से पीछे। भाजपा का वोटर स्लिप नहीं हुआ। ये है कि मेरा कहना ये है ठाकुर समाज कहीं नहीं हिला, कहीं नहीं हिला। राजपूत समाज का सारा विरोध छलावा था। नहीं, छलावा नहीं था कहता मैं, गुस्सा कहीं था भी तो भी वोट भाजपा को ही दिया, किसी के प्रभाव में नहीं आया ना। अरे राष्ट्रवादी क्षत्रिय कौम है यार, इस देश के लिए जोर किया इन्होंने जी। तुम उसे इतना छोटा कैसे कर सकते हो भाई? चलिए, आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ठाकुर समाज जो है जौहर कौम है और बीजेपी का कोर वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा। प्रमाण है नहीं गया भाई। 2027, हाँ जी, 2024 में बैठे हैं। क्या फिर से सुनील शर्मा चुनाव के लिए कमिट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तैयार हैं, या कुछ और सोच रखा है? देखेगा, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता, ये निर्णय तो पार्टी करेगी। देखिए, मुस्कुराहट है इस निर्णय पे आपके चेहरे पे। हाँ, मुस्कुराहट तो स्वाभाविक है। आप मतलब कि आप तैयार हैं लड़ने के लिए? मैं तैयार हूँ, निर्णय पार्टी करेगी। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा, 2027 में भगवान ने चाही तो परिसीमन हो जाएगा और विधानसभाओं की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को चेहरे ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हम महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की बात करें जी, छोटा भाई है मेरा, उपचुनाव के लिए कमिट कर रहे हैं, सुनने में आया है जी। तो आपका क्या कहना है कि क्या मानते हैं कि डिजर्व करते हैं? मैंने कहा संजीव शर्मा तो हमारे महानगर के अध्यक्ष जी और मेरे छोटे भाई के बराबर है जी। उसकी तो बात छोड़ दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें उनकी बात? नहीं, मैं तुलनात्मक बात कर रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता वो भी डिजर्व करता, वो तो महानगर अध्यक्ष है, तो ज्यादा दावा बनता है। ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी। मैं कह रहा हूँ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता डिजर्व करता है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने। चर्चा में नाम आया तो सहमति दे देंगे? इसकी ये मैं आपको क्यों बताऊं, मीडिया में कहने की बात है क्या है? नहीं, फिर भी जो भी मेरा विचार होगा, इतनी कोई गहरी बात भी नहीं है। नहीं। चलिए, चुनाव को लेकर भी आपने स्थिति
थोड़ी बहुत तो स्पष्ट कर दी और कुछ ना कुछ आपकी मुस्कुराहट ने एहसास भी करा दिया कि सांसद का कार्यकाल अच्छा लगा जनरल साहब का तरीका अपना था, जी। वो जनरल थे तो उनका रहन सहन एज ए जनप्रतिनिधि के तौर पर आप लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाने भागने वाला डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर ऐसे व्यक्ति थे जी जो बिल्कुल, जिन्होंने कहे ना सांसदी की कदर खो दी। इतना गए लोगों को सांसद सा ही नहीं लगा था। ऐसा ही चाहिए सांसद। हाँ, मेरी बात सुनो। और सुरेंद्र गोयल आज हमारे बीच में नहीं, बेचारे दूसरे दल के थे, लेकिन लो प्रोफाइल थे, कोई भी आओ। राजनाथ सिंह जी इतने बड़े कद के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन क्षेत्र के लिए सदैव ऐसे थे कि कोई भी आ जाओ, और जिसे ना जानते हो ना उससे भी कमर पर हाथ मार कर पूछ ले और भाई क्या हाल है। सही बात। अतुल जी से क्या उम्मीद है? अतुल जी से भी है कि जो परंपरा, रमेश चंद्र तोमर और माननीय राजनाथ सिंह जी का तो नाम हम पहले लेंगे, राष्ट्रीय नेता माननीय राजनाथ सिंह जी या तोमर साहब या जनरल साहब के द्वारा जो परंपरा चलाई गई है उसका निर्वाह करेंगे और लोगों के लिए उपलब्ध रह के काम करेंगे। राजनीतिक आदर्श कौन है आप? आज विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई मुझसे पूछे जी तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर मेरे शुरुआती दिनों के बारे में कोई पूछे कि तो आपका आदर्श कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी कमजोरी है, जिसे देख के आप रुक नहीं पाते हैं? ये तो मेरा शरीर और वजन बता रहा है। फिर भी ऐसी क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? देखिएगा, मुझे 20 साल से शुगर है जी, लेकिन मैंने एक दिन भी मीठा बंद नहीं करा। कभी भाभी नाराज भी हो जाती हैं आपसे? जैसे आप लगातार लखनऊ, कभी दिल्ली, कुछ ऐसा होता है मियाँ बीवी वाली जो नोकझोंक होती है? देखिएगा, जो जिनकी बीवियां लड़ेंगी उनके पति राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति वही व्यक्ति करेगा जिसको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। पसंदीदा हीरो और हीरोइन, या जिसका परिवार नहीं होगा। पसंदीदा हीरो, हीरोइन और फिल्म? उस वक्त मेरा फेवरेट हीरो मनोज कुमार था। हीरोइन भी कोई होगी? नहीं, भाभी नाराज नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी हीरो हीरोइन अच्छे थे, लेकिन मैं जिसकी ज़्यादा फिल्में देखता था जी, वो मनोज कुमार। तो मैंने शायद एक कोई और मैं भूल रहा हूँ, मैंने 1983 के बाद 17 और 24 41 साल में मैंने ये 6 पिक्चर देखी। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा मैंने कोई सिनेमा देखने का शौक़ ख़त्म हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी, इतनी कम पिक्चरें आपने देखी और खूब समय आपने जनता को दिया है, राजनीति को दिया है। ऐसे ही हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल मंत्री सुनील शर्मा मौजूद थे। बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर हमारी इनसे चर्चा हुई, बहुत सारी बातें इनसे हुई और बहुत ही शानदार तरीके से शर्मा जी ने हमारे सवालों का जवाब दिया। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने झूठ बोलकर जनता को छल लिया है, वो मुद्दों को गलत तरीके से लेकर गए, जिसकी वजह से जनता इनसे नाराज़ हुई। जनता जो है को इन्होंने बरगरा लिया अब, और इन्होंने संसद में राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की भी बात कह दी है। अब इनकी बात को कितना राहुल जी समझते हैं ये वक्त बताएगा। और दैनिक करंट क्राइम डिजिटल का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ऐसे ही शानदार जानदार वक्ता हमारे बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। धन्यवाद।